आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्रीमान तपन कुमार डेका जी, महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल श्री दलजीत सिंह चौधरी जी, विशेष महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल श्री संजय सिंगल जी, उपस्थित सभी प्रमुख अधिकारीगण और सभी उपस्थित सीमा प्रहरियों का आज के कार्यक्रम में मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। सबसे पहले 1965 से लेकर 2025 तक अपने कर्तव्य के पथ पर निडर होकर सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ चलते हुए 2000 से ज्यादा जिन सीमा प्रहरियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, मैं पूरे राष्ट्र की ओर से उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। न केवल ये मेरी मान्यता है, पूरे देश की मान्यता है कि आज देश विकास के रास्ते पर अग्रसर है। सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के बाद आजाद होकर हम अपना सम्मान पुनः प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हुए हैं। उसमें इन सीमा प्रहरियों के योगदान का कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य है और वंदनीय है। मित्रों, एक प्रकार से 65 से 25 की ये यात्रा, बीएसएफ की ये यात्रा, इसको कोई बारीकी से देखेगा तो किस प्रकार से विकट परिस्थिति में से शुरू हुआ एक संगठन, अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ एक संगठन, विपरीत परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के तकनीकी असिस्टेंस के सिवाय शुरू हुआ एक संगठन आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गौरवमयी सीमा सुरक्षा बल बनकर हम सबके सामने उभरा है। और मैं तो आह्वान करना चाहता हूं रिसर्च करने वाले यूनिवर्सिटी के युवाओं का कि कभी इस विषय पर रिसर्च करेंगे तो केवल और केवल देशभक्ति के आधार पर सभी कठिनाइयों को पार कर कर कैसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बना जा सकता है, उसका उदाहरण हमारा बीएसएफ है और इस बात का हम सबको गौरव है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हर बच्चे के मुंह पर जब गौरव के साथ जिक्र आता है, उसकी नींव में अनेक सीमा प्रहरियों का -46 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक के विषम तापमान, घने जंगल, दूरस्थ पहाड़ी चोटियां और विषम नाले और समंदर के किनारे पर अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर प्रहरियों ने जो देशभक्ति और निष्ठा दिखाई है, इसी से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का आप सबको ये सम्मान मिला है, जिसके आप सभी बहुत बहुत योग्य संगठन के रूप में साबित किया है। इतनी दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए जब चयनित किया गया, मैं वो प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं, परंतु जब देश में एक निर्णय किया गया कि एक सीमा पर एक ही बल
सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। और बीएसएफ को सबसे कठिन 2 सीमाएं बांग्लादेश और पाकिस्तान की दी गई, वो आपकी योग्यताओं को देखकर ही दी गई है, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित किया है। आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में मैं यहां पर आया हूं, तब मैं श्री के.एफ. रुस्तम जी के अमूल्य योगदान को भी जरूर याद करना चाहूंगा। और इस सीमा सुरक्षा बल ने अच्छा ही किया है कि इनकी स्मृति में हर साल अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान का आयोजन करते हैं। 65 की युद्ध के बाद जब गैप्स आइडेंटिफाई कर रहे थे, उस वक्त एक ऐसे बल की जरूरियात महसूस हुई जो शांति काल में भी 100% सीमा की सुरक्षा करता हो। और उसमें से बीएसएफ का विचार जन्मा, बीएसएफ का भी जन्म हुआ और श्रीमान रुस्तम जी पहले सीमा प्रहरी बनकर इसके स्थापक डायरेक्टर भी बने। मित्रों, ये यात्रा जितनी मुहिम है, जितनी कठिन है, उतनी ही रोमांचक काल। किसी भी बल के स्थापना के 6 साल में ही एक विकट युद्ध का सामना करना पड़े और सबसे कठिन बॉर्डर पर करना पड़े, ये शायद बीएसएफ के अलावे किसी के भाग्य में ऐसा मौका नहीं आया होगा। 65 की स्थापना के बाद 1971 के हम पर थोपे गए युद्ध में बीएसएफ के जवानों ने जो वीरता दिखाई, जो योगदान दिया, उसको ना भारत कभी भूल सकता है, ना कभी बांग्लादेश ने भूलना चाहिए। बांग्लादेश के सृजन में बीएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही और अन्याय के खिलाफ लड़ने में बीएसएफ कितनी बहादुरी के साथ मोर्चा ले सकती है, इसका एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण 71 की लड़ाई में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभाई, तब सामने आया। मित्रों, आज यहां पर सीमा प्रहरियों को अलंकृत भी किया गया, गैलेंट्री मेडल्स दिए गए, मेरिटोरियस मेडल भी दिए गए। ये जिन जवानों को मेडल मिले हैं वो प्रतीकात्मक है। उनकी ड्यूटी ऐसी जगह पे थी, उनका कालखंड ऐसा था जिसके कारण उन्होंने अपने दायित्व को अच्छे से निभाया, बहादुरी दिखाई और मेडल का अधिकार मिला। परंतु एक मानो में ये मेडल सभी सीमा प्रहरियों की बहादुरी, जज्बे और समर्पण को सम्मानित करने की एक प्रक्रिया है, जो अंदर भी है, बॉर्डर पर भी है और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी जूझ रहे हैं। ये प्रतिनिधि जो आपके आज यहां मंच पर दिखाई पड़ते थे, वो आप सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन मेडल्स के लिए मैं हर एक सीमा प्रहरी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहूंगा। सीमा की सुरक्षाओं के साथ साथ बीएसएफ ने आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी बहुत अच्छे से हिस्सा भी लिया है और परिणामों को भी प्राप्त किया है। चाहे चुनाव कराना हो, चाहे कोरोना हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे नक्सलवाद का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व में शांति की स्थापना करनी हो, हर मोर्चे पर जब बीएसएफ को तैनात किया गया, बीएसएफ ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब
आज ये अलंकरण समारोह एक प्रकार से ऐसे समय हुआ है जब बीएसएफ और सेना ने एक अप्रतिम शौर्य का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने प्रस्तावित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। मैं आज ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड की भी जरूर बात करना चाहूंगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कई दशकों से हमारा देश पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। सालों तक कई बड़ी बड़ी घटनाएं पाकिस्तान ने की, मगर इसका जवाब, उचित जवाब नहीं दिया गया। हम संरक्षात्मक काम करते रहे, हमारे लोगों की जान बचाने के लिए बहुत अच्छा काम हमारी पुलिस, सेना, बीएसएफ सब ने किया, मगर कभी भी उचित जवाब नहीं दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया, उनको जिंदा जला देने की हिमाकत की और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार आतंकी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। हम मानते थे कि संदेश से शायद अब सब कुछ रुक जाएगा, मगर नहीं रुका। पुलवामा में हमला हुआ, सीआरपीएफ के जवानों को आतंकी हमले में उड़ा दिया गया। भारत की सेनाओं ने एयर स्ट्राइक कर इससे उरी से कठोर जवाब देने का प्रयास किया और फिर से एक बार हमने आतंकी अड्डों को उड़ाने का काम किया। और उसके बाद पहलगांव में इंतहा ही कर दी। निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर अपने परिवार के सामने, परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। और मैं आज इस मंच पर से सेना के उन वीर जवानों को, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो पराक्रम किया है, वो सभी को समग्र राष्ट्र की ओर से मैं उनको अभिनंदन भी करना चाहता हूं और धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आपने देश के स्पिरिट को वहां तक पहुंचाने का काम किया है जहां पहुंचाने की जरूरत थी। दुनिया भर में कई जगह पे आतंकी हमलों का जवाब दिया गया है, परंतु भारत ने जो जवाब दिया है वो एक प्रकार से अलग है। जब पहलगांव पर हमला हुआ, उसके बाद हमने 8 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर थे। मगर उसमें बारीकी से समझने की यह बात है कि ना हमने पाकिस्तान के सेना के इंस्टॉलेशन को कभी तबाह किया, ना कभी एयरबेस को तबाह किया। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डों को ध्वंस करने का काम किया जिन्होंने हमारी धरती पर गुनाह किया था। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, ना हमने
सेना के हवा अड्डों को, स्थापनाओं को छुआ, न उनके एयरबेस को छुआ। 8 तारीख को केवल और केवल पाकिस्तान में बसे जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और उनके हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग कैंप और एक प्रकार से भारत में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के अड्डे को तबाह किया। हम मानते थे कि इतना इनफ है और हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। आतंकवादियों पर किए गए हमले को पाकिस्तान ने अपने पर किए गए हमले में मानकर 8 तारीख के बाद हमारे देश के सिविलियन स्थान, हमारे सेना के संस्थानों पर हमला करने का साहस किया, दुस्साहस किया। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अद्भुत थी, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे सिविलियन स्थानों और हमारे सेना के स्थानों पर हमला किया, इसका प्रयास किया, 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर उनकी मारक क्षमता, हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया और उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी खोखला साबित करने का काम किया। और यहां पर भी हमने कहीं पर भी पाकिस्तान के सिविलियन स्थानों पर हमला नहीं किया था। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं के कारण आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना के आला अफसर इनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे और वहां नमाज पढ़ने के लिए उपस्थित थे। एक प्रकार से अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अपनी भूमि पर हुए टेरर हमलों के जवाब के इतिहास में सबसे सटीक और सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला ऑपरेशन था। और इस सटीक ऑपरेशन का न केवल भारत, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और हमारे सेना के जवानों की भी प्रशंसा, इनकी वीरता की प्रशंसा, इनकी मारक क्षमता की प्रशंसा और साथ में सेना के संयम की भी प्रशंसा हो रही है कि हमने केवल आतंकी अड्डों और उनके एयरबेस को ही टारगेट किया। मित्रों, 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पहली बार हमारी सेना ने पाकिस्तान को जमीन दिखाने का पराक्रम किया है। पूरा देश सेना के जवानों पर नाज करता है, हमारे बीएसएफ के सीमा प्रहरियों पर नाज करता है। ये जब घटनाक्रम चल रहा था तब, क्योंकि युद्ध घोषित नहीं हुआ था, बीएसएफ ने भी बॉर्डर नहीं छोड़ी थी, बीएसएफ भी मोर्चे पर थी। जब उस ओर से गोलाबारी हो रही थी, सेल चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, बीएसएफ के जवानों ने भी 1 इंच भी पीछे हटे बगैर उनके गोली का जवाब गोले से देने का काम किया और उनको ये बता दिया कि बीएसएफ 24 घंटा 365 दिन तैनात है और जब तक बीएसएफ है पाकिस्तान की सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है। मैं ये सभी सीमा प्रहरियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, इस ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की
डिफेंस प्रोडक्शन में जो स्थिति है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आज हमने इसकी सफलता देखी है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में ये अभियान और चलेगा और हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के मोहम्मद इम्तियाज अहमद और दीपक चिंगाखम ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। सेना के भी जवानों का बलिदान हुआ है। ये सभी को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं मनपूर्वक इनकी वीरता की सराहना भी करता हूं और उनके परिवारों को बताना चाहता हूं कि आपने आपके परिवार का स्वजन जरूर खोया है, परंतु इसका नाम इस देश की आजादी की रक्षा के, इस देश के सार्वभौमत्व की रक्षा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से हमेशा हमेशा के लिए अंकित होगा। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। मित्रों, बीएसएफ भारत की 15,000 किलोमीटर से अधिक सीमा और उसमें से सबसे कठिन सीमा की सुरक्षा बीएसएफ के हाथ में है। कई प्रकार की विषम भौगोलिक परिस्थितियां बीएसएफ के लिए चैलेंज बनी हुई हैं, मगर मुझे आनंद है कि बीएसएफ ने विगत 5 साल के अंदर ढेर सारे तकनीकी समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। जहां पर बाढ़ नहीं लग सकती, वहां पर सीमा की सुरक्षा तकनीक के माध्यम से करने के लिए दुनिया भर के सॉल्यूशन को भी प्रयोगात्मक रूप से बीएसएफ ने जमीन पर उतारने का प्रयास किया है और बीएसएफ के जवानों ने भी इन हाउस कई सारे सॉल्यूशन निर्मित किए हैं। अभी 2 महीना पहले ही मैं और हमारे गृह सचिव जम्मू गए थे। ढेर सारे सॉल्यूशंस के एक्सपेरिमेंट को स्थान पर देखा है और अब आने वाले दिनों में गृह विभाग ये सारे सॉल्यूशन में से कुछ मॉडल तय कर उसको जमीन पर उतारने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि जहां पर भौगोलिक विषमता हमारे आड़े बहुत बड़ी अड़चन बनी है, ऐसी सीमा की सुरक्षा के लिए भी बीएसएफ ने ढूंढे हुए तकनीकी समाधान आने वाले दिनों में देश को सुरक्षित करेंगे। और कुछ शब्दों में मैंने ये प्रक्रिया बताई, वो प्रक्रिया बहुत लंबी है, बहुत परिश्रम करने वाली है और सैकड़ों ट्रायल लेकर एरर को खत्म कर एक संपूर्ण प्रणाली बनाने की ये प्रक्रिया अपनाई है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि देश के नागरिकों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि जहां नाले बस रहे हैं, नाले बह रहे हैं, जहां पर घना जंगल है, पहाड़ों की चोटियां हैं, जहां पत्थर है, ऐसी जगह पे जहां बाढ़ नहीं लग सकती, इसकी सुरक्षा के लिए भी बीएसएफ के जवान कटिबद्ध है और सतत पुरुषार्थ कर इसके तकनीकी समाधान ढूंढे हैं। बीएसएफ ने 1 दिसंबर 1965 से लेकर आज तक जो बीएसएफ का विकास हुआ है, लगभग 2,75,000 की नफरी के साथ थल, जल और वायु तीनों प्रकार के सुरक्षा के दस्ते बनाकर बीएसएफ आज दुनिया के सभी सीमा सुरक्षा बलों में सर्वोच्च स्थान पर खड़ा है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। बीएसएफ आज अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरह से निभा रही है और देश ने भी बीएसएफ के जवानों को हमेशा उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को नवाजने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 1 पद्म विभूषण, 2 पद्म विभूषण भूषण, 7 पद्मश्री, 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 56 सेना मेडल और 1246 वीरता के लिए पुलिस पदक बीएसएफ के जवानों को मिले हैं। वो ही बताता है कि एक बल इतने सारे पदक पर जब अधिकार करता है और सभी प्रकार के पदक पर अधिकार करता है तो उनकी निष्ठा कितनी अद्भुत होगी। बीएसएफ ने
लगभग 1,10,000 किलोग्राम ड्रग को भी ये 5 साल में पकड़कर नारकोटिक्स के खिलाफ की लड़ाई को भी मजबूत किया है। और एक प्रकार से नक्सली अभियान में भी 78 से ज्यादा नक्सलियों को ये 5 साल में खत्म कर बीएसएफ ने बहुत बड़े नक्सल विरोधी अभियानों को भी अंजाम दिया है। काउंटर ड्रोन के लिए भी बीएसएफ ने कई सारी तकनीक, जो छोटे ड्रोन हैं जो स्मगलिंग के काम करते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको गिराने के लिए, उनको जैम करने के लिए कई सारी तकनीक भी उन्होंने बनाई है। और आने वाले दिनों में जो कुछ भी जरूरियातें होगी बीएसएफ के माध्यम से सीमा की सुरक्षा करने के लिए, इसके लिए हमारा गृह मंत्रालय कटिबद्ध है। मित्रों, आज दिन है हमारे बीएसएफ के जवानों की वीरता को पुरस्कृत करने का, हमारे बीएसएफ के बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि देने का और उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने का। मैं सभी सीमा प्रहरियों को ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार, गृह मंत्रालय और पूरा देश आपकी वीरता के साथ आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है, आपका भरोसा भी करता है और आपका सम्मान भी करता है। और जब जब सीमा से कोई भी चीज के समाचार आते हैं और जब मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा सीमा प्रहरी वहां उपलब्ध है, मौजूद है, तब मैं आराम से चैन की नींद सोने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है सीमा प्रहरी है तो कुछ नहीं होने वाला है। नुकसान होगा तो सामने वालों का ही होगा, हमारे देश का नहीं होगा। फिर से एक बार 1965 से लेकर 2025 तक की पूरी बीएसएफ की यात्रा को मैं मनपूर्वक सैल्यूट करता हूं और आने वाले दिनों में भी देश अपेक्षा करता है कि इससे भी उत्कृष्ट बहादुरी और बलिदान की भावना के साथ बीएसएफ देश की सीमाओं की सुरक्षा करेगा। और मुझे विश्वास है, देश के विश्वास के प्रति आप निश्चित खड़े होंगे। रुस्तम जी साहब को फिर से एक बार मनपूर्वक याद कर मेरी वाणी को